गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम वन संसाधन या फॉरेस्ट रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे। ये पर्यावरण शिक्षा या इन्वायरमेंटल साइंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि आने वाली परीक्षा में आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे इससे कुछ क्वेश्चन। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक वन संसाधन। वन संसाधन के अंतर्गत हम कुछ पॉइंट्स को देखेंगे। इस चैप्टर के अंतर्गत हम फॉरेस्ट रिसोर्सेज, इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट एंड इट्स यूज़, फॉरेस्ट्री एंड एम्प्लॉयमेंट, इसके अलावा ओवर एक्सप्लोरेशन ऑफ फॉरेस्ट तथा डिफॉरेस्ट्रेशन की बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक वन संसाधन। वन संसाधन की वर्तमान रिपोर्ट की बात करें या फिर प्रेजेंट स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट की बात करें तो विश्व की लगभग कुल 13 बिलियन भूभाग पर यानी कि पृथ्वी पर 4.244 मिलियन हेक्टेयर में वन क्षेत्र में 1950 में मापे गए थे, जो 25 साल बाद 1975 में केवल 12% ही रह गए हैं। भारत में भी वन क्षेत्र 1999 में केवल 67.73 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में 19.39% ही शेष रह गए हैं, जो प्रति वर्ष लगभग 1.50 मिलियन हेक्टेयर की गति से कम हो रहे हैं। यदि हम इमेजिन करें तो अगर इसी स्पीड से वनों के कम होने की गति चलती रही तो संपूर्ण विश्व और उसके अलग अलग देशों की वनीय स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय हो जाएगी। यह सोचने और चिंतन करने का विषय है। भारत के घटते वन क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए एक आयोग का गठन किया गया था, जिसको हम राष्ट्रीय कृषि आयोग या फिर नेशनल एग्रीकल्चर कमीशन के बारे के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना राष्ट्रीय स्तर पर 1970 में की गई थी। इस आयोग ने अपना अंतिम जो इनकी रिपोर्ट थी वो 1976 में प्रस्तुत की थी। इस रिपोर्ट में एक ऐसे कार्यक्रम की अभिशंसा की गई थी जिससे ग्रामीण भारत की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थितियों में संपूर्ण परिवर्तन लाया जा सके। विशेषतः वनों की स्थिति सुधारने और अधिक से अधिक भूभाग पर वृक्षारोपण करना इस आयोग का मुख्य लक्ष्य था। इस आयोग को सोशल फॉरेस्ट्री या फिर सामाजिक वानिकी नाम दिया गया। इस कार्यक्रम में आम जनता की भागीदारी, सहयोग और साझेदारी प्रमुख स्थान रखती है। इसे जनता द्वारा जनता के लिए कार्यक्रम भी कहा जा सकता है। इसी सहभागिता के आधार पर सामाजिक वानिकी यानी कि सोशल फॉरेस्ट्री कार्यक्रम को कम्युनिटी फॉरेस्ट्री कार्यक्रम भी कहा जा सकता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अगर हम वनों के महत्व या फिर इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट एंड इट्स यूज की बात करें तो इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट एंड यूज, विज्ञान ने पिछले 100 वर्षों में इतनी प्रगति कर ली है कि अब दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं अथवा अनेक प्रकार के आवश्यक और सुख सुविधा के साधनों में वैकल्पिक पदार्थों का उपयोग कर लकड़ी के इस्तेमाल को कम कर दिया गया है, लेकिन फिर भी लकड़ी की खपत में कोई कमी नहीं आई है। इसका कारण यह है, जिन वस्तुओं को लकड़ी से बनाने में पहले भी प्राथमिकता दी जाती थी वहाँ बहुत अंतर नहीं आया है। जैसे रेलवे में लकड़ी के स्लीपर, रेलवे कोच, कार्यालय के फर्नीचर, बड़े बड़े भवनों के दरवाजे, खेल का सामान, संगीत के उपकरण आदि। भारत में तो लकड़ी का बहुत अधिक उपयोग फर्नीचर के लिए होता है, उसमें भी संस्कृति के अनुरूप कोई परिवर्तन नहीं है। फिर जहाँ लकड़ी का उपयोग कम भी किया जाए, उस कमी को बढ़ती जनसंख्या के दबाव ने पूरा कर दिया है। वनों का प्रयोग केवल लकड़ी को ईंधन या कच्चे माल के रूप में प्रयोग करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके बहुत सारे महत्व हैं। ये पानी और मिट्टी जैसे महत्वपूर्ण संसाधनों की सुरक्षा और संरक्षा करते हैं, यानी कि प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन करते हैं। भूमि क्षरण को रोकते हैं, यानी कि सॉइल इरेजन को
प्रिवेंट करते हैं। भू सतही जल को रोककर उसमें स्वच्छ भूमिगत जल में भेजते हैं। आगे बात करें तो नदियों के प्रवाह को भी नियमित करते हैं, उनके प्रदूषण को काफ़ी कंट्रोल करते हैं, मिट्टी को बहकर जाने से रोकते हैं तथा बाढ़ को रोकने का काम भी करते हैं। अनेक पशु पक्षी और जीव जंतुओं का ये आश्रय स्थल होते हैं, जैसे शेर वन्य जीव को आश्रय देकर पर्यावरण संतुलन में भूमिका निर्वाह करते हैं। वनों से औषधियाँ भी प्राप्त होती हैं, जिनसे बहुत सारे अस्वस्थ या बीमार लोगों का उपचार होता है। कई प्रकार के कुटीर उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं, जैसे वेत का फर्नीचर, खिलौने आदि। गोंद, लाख, कत्था, शहद, रबड़, मोम और न जाने कितने प्रकार की वस्तुएं वनों से हमें प्राप्त होती हैं। मनोरंजन स्थल के रूप में विकसित कर इन्हें आय का साधन बनाया जा सकता है। जल चक्र तथा वायु चक्र में भी वन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा हमें प्राण वायु यानी कि ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं तथा हमारे वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 को एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस प्रोसीजर करते हैं। वन भूमि की उर्वरता को बढ़ाते हैं तथा वृक्षों से भूमि पर गिरने वाली पत्तियां आदि सड़ गलकर मिट्टी में मिल जाती हैं। इससे मिट्टी को जीवाश्म की प्राप्ति होती है। अगर हम इनकी उपयोगिता की बात करें तो अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, shelter homes for wildlife, supply of raw material for several industries, employment opportunities to rural peoples, rescue from economic crisis of scheduled tribes, supply of fuels, industries waste on forest produce, न्यूज़प्रिंट्स, इसके अलावा रेयन पल्प, रेजिंग एंड टर्पेंटाइन, इसके अलावा तेंदू लीव्स बीड़ी बनाने में काम आती हैं। तेंदू लीव्स भारत में इस उत्पाद की बहुत ज़्यादा खपत है। इसके अलावा लकड़ी के पट्टे, वुड पैनल्स, यह एक ऐसा उद्योग है जिनके अलग अलग प्रकार के तैयार उत्पादन दैनिक जीवन के प्रयोग में तो आते हैं, साथ ही इनकी उत्तम किस्म का आयात भी होता है, जैसे प्लाईवुड, लेमिनेटेड वुड, कोर वुड, सैंडविच वुड, फाइबर बोर्ड्स, पार्टिकल बोर्ड्स आदि। अगर हम वानिकी एवं रोजगार की बात करें तो जहाँ वनों से मिलने वाले पदार्थों की संख्या बहुत ज़्यादा है, वहीं उन पर आधारित कार्य एवं उद्योगों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। यह ठीक है जी, इन कार्यों में संलग्न मजदूर और अकुशल कर्मचारी आनुपातिक रूप से ज़्यादा है, पर इस बात की ओर हमें अवश्य हमारा ध्यान जाता है कि बेरोजगारी की समस्या के समाधान हेतु वानिकी उत्पाद बहुत ही प्रभावी भूमिका निभाते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल को हम ऑब्जर्व करेंगे। वन उत्पाद यानी कि फॉरेस्ट प्रोडक्ट। वन उत्पादों की जानकारी की बात करें तो वन उत्पादों के फैक्ट की बात करें तो 1965 से यहाँ की जाती है, जब देश के वनों का विश्लेषण और सर्वेक्षण संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय संस्था FAO के साथ एक प्रोजेक्ट के रूप में किया गया था। बाद में 1981 में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया संस्था के तत्वाधान में विस्तृत जानकारी एकत्रित की जाने लगी। वर्तमान में इसी संस्था के अंतर्गत वनों के बारे में विभिन्न प्रकार के पेड़, प्रति हेक्टेयर पेड़ों की संख्या, प्रति हेक्टेयर वृक्षों की जातियाँ और प्रति हेक्टेयर मूल्यवान वृक्षों की उपलब्धता आदि का भी पूरा विवरण रखा जाने लगा। पर्यावरण के संरक्षण और सुरक्षा को मोटे तौर से दृष्टिगत रखते हुए अब वनों के उत्पादों को 2 स्पष्ट श्रेणियों में रखा गया है, लकड़ी तथा लकड़ी रहित उत्पाद यानी कि वुड, नॉन वुड प्रोडक्ट। लकड़ी की बात करें तो जीवन के हर स्तर पर और अनगिनत स्थितियों में मानव के लिए लकड़ी का बहुत अधिक उपयोग है। जन्म के साथ पालने में उपयोग आने वाली लकड़ी मरते वक्त तक अर्थी के साथ किसी न किसी प्रकार से जुड़ी रहती है। उपयोग के साथ साथ यह राष्ट्रीय आर्थिक संपन्नता को भी बड़ी ही सहजता से बनाए रखती है। इसके उपयोग की सूची बहुत लंबी हो सकती है, पर कुछ हम यहाँ पे बताएंगे। कृषि उपकरण, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, इरिगेशन इंस्ट्रूमेंट्स, फर्नीचर, डोर्स एंड विंडोज, कार्ड्स, brushes and brooms, wheels, fence posts, almirahs, bushes and trucks, pictures and slate stamps, craft for keeping goods, rail coaches, rail sleepers, fort frames, cricket stump, bats and balls, hockey, badmintons and tennis rackets.
इन सभी वस्तुओं में लकड़ी का पूरी तरीके से प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम लकड़ी रहित उत्पाद या नॉन वुड प्रोडक्ट की बात करें तो ये वे उत्पाद हैं जो हमें वनों से मिलते तो हैं पर इनका लकड़ी से कोई सीधा संबंध नहीं होता है, जैसे कि बम्बू, टेंडू लीव्स जो बीड़ी बनाने में उपयोग की जाती हैं, ऑयल सीड्स, वार्प, कत्था, गम्स, लैक, हनी, स्पाइसेस, ड्रग्स, इंसेक्टिसाइड्स, एडिबल प्रोडक्ट्स। इसके बाद हम श्रमिक कार्य एवं संबंधित रोजगार की बात करें तो लेबर वर्क एंड अदर रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट। वनों से कच्चे माल की प्राप्ति होती है, पेड़ों की कटाई, चिराई और उन्हें विभिन्न शक्लों में ले आना उनका कार्य होता है, खिलौनों का निर्माण भी किया जाता है, खेल सामग्री का उत्पादन होता है, विभिन्न उद्योगों में रोजगारी कार्य भी होते हैं। अगर हम वनों के अति दोहन या फिर ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ फॉरेस्ट की बात करें तो जलाऊ लकड़ी तथा काठ कोयले की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए एशिया और अफ्रीका के विकासशील देशों में वनों की अंधाधुंध कटाई हुई है। फलतः वर्तमान समय में वन क्षेत्रों में काफ़ी कमी हो गई है। कागज और अखबारी कागजों की बढ़ती मांग के कारण वनों के अधिकाधिक उपयोग की आवश्यकता हो गई है। वन एक संपूर्ति संसाधन है। यदि काटे गए वनों के क्षेत्रों में ठीक ढंग से पेड़ लगाए जाएं तो वन क्षेत्रों को कटने से काफ़ी रोका जा सकता है। इस प्रकार वनों से निरंतर लकड़ी तथा अन्य वन उत्पाद प्राप्त किए जा सकते हैं। आज हम वनों की सुरक्षित रखने की आवश्यकता को अच्छी तरह से समझ गए हैं। यही कारण है कि बंजर और बेकार पड़ी भूमि का उपयोग वृक्षारोपण के लिए किया जा रहा है। इसके बाद अगर हम वन विनाश अथवा वन उन्मूलन या फिर डिफॉरेस्टेशन की बात करें तो इसके बहुत सारे रीजन्स हैं। वन किसी भी देश की अमूल्य संपत्ति होती है, इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, जिनसे न केवल वहाँ की जलवायु प्रभावित होती है बल्कि देश के उद्योगों के लिए कच्चा माल और अनेक साधन उपलब्ध होते हैं। इस दृष्टि से भी वनों का संरक्षण आवश्यक है, लेकिन पूरे रीजन में या पूरे प्रदेश में तापमान, वर्षा, आर्द्रता और पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने की दृष्टि से भी वन अति महत्वपूर्ण होते हैं। वन विनाश से आशय मीनिंग ऑफ डिफॉरेस्टेशन, यदि किसी क्षेत्र में जितने वन नष्ट किए जाएं और उसी अनुपात में यदि उनको पुनः स्थापित नहीं किया जाए तो उसे वन विनाश कहते हैं। वनों की कटाई के साथ साथ वृक्षारोपण न होने पर वन क्षेत्र निरंतर कम होता जाता है। इस वजह से वन विनाश की समस्या पैदा होती है। अगर हम वन विनाश की बात करें तो उसके कुछ कारण हो सकते हैं, उन कारणों के बारे में जान लेते हैं। वन भूमि पर कृषि विस्तार, एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर ऑन फॉरेस्ट लैंड, वनों में पशुचारण, यातायात मार्गों का विकास, बस्तियों एवं नगरों का विस्तार, डेवलपमेंट ऑफ विलेज एंड सिटीज, वनों में आग लग जाना, अंधाधुंध लकड़ी का काटना, कीड़ों, दीमकों तथा बीमारियों का प्रकोप होना, लकड़ी कटाई यानी कि टिम्बर एक्सट्रैक्शन होना, खनन होना, माइनिंग होना, डैम्स एंड देयर इफेक्ट ऑन फॉरेस्ट एंड ट्राइबल पीपल्स। तो आज हमने वन संपदा या फिर वन संसाधन के बारे में बात की। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।